कैसे हैं सभी बच्चे। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि कल हमारा सोशल साइंस 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम है जिसका कोड है 087, जिसका मैं आप लोगों के साथ रिवीजन करवा रही हूँ। मैंने सोशल साइंस को 4 सेक्शन में डिवाइड किया था। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने अपनी वीडियोस में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट डिस्कस किए थे। आज लास्ट में आपके साथ हिस्ट्री को डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि हमारी 20 मार्क्स की है। और इस 20 मार्क्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 18 मार्क्स की हमारी यहाँ पे थ्योरी है और 2 मार्क्स की हमारी यहाँ पे मैप है। ठीक है, 2 नंबर में मैप आएगा, 18 नंबर की थ्योरी आएगी। यानी कि 18 नंबर की थ्योरी को हम अगर बांट दे, इसका ब्लूप्रिंट देखें मोटा मोटी, तो जो ब्लूप्रिंट होगा बच्चों, 5 नंबर का सीधा सीधा एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। सिंपल, क्योंकि चारों ही सेक्शन से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो 5 नंबर का लॉन्ग यहाँ पर आ रहा है हिस्ट्री में आपको। देन आपको केस स्टडी देखने को मिल सकती है इसमें। दूसरा, आपको 5 से 6 नंबर के एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं और 2 नंबर का वेरी शॉर्ट है आपका और 3 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 3 और 2 5 और 5 15, 15 और 4 19 नंबर का, यानी कि वही एमसीक्यू जो मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर नीचे हो सकता है। या तो एमसीक्यू आएंगे आपको 5-6 नंबर के, या केस स्टडी, इनमें से आपका कुछ भी कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन लॉन्ग आपका फिक्स है 5 नंबर का, शॉर्ट आपका 3 नंबर का आना ही आना है और वेरी शॉर्ट आपके 2 नंबर के आने ही, ये फिक्स है। केस स्टडी और एमसीक्यू में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपके मैप की। तो मैप आपके 2 नंबर का है और 2 नंबर के मैप के कुछ सिलेक्टिव पॉइंट, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स दिए गए हैं, जो मैं आपके साथ आज लाइव नाइट की जो क्लास लूंगी उसमें डिस्कस करूंगी। कौन से मैप पॉइंट आप तैयार करके जाएं, कैसे आप मैप को फिल करें, कैसे आप आइडेंटिफाई करें लोकेशन, वो सब मैं आपको टिप्स शाम को नाइट की क्लास में दूंगी। तो प्लीज मेरे साथ नाइट में लाइव बने रहिएगा और जितना भी रिवीजन, एक फाइनल रिवीजन, एसएसटी को पूरी कंप्लीट सोशल साइंस का रिवीजन मैं आपको नाइट में दूंगी। तो अभी आप फटाफट से देख लीजिए इंपॉर्टेंट चीजें। चैप्टर वाइज मैंने लिखा है नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो कब पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, उसके पीछे के क्या क्या रीजन थे, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे इंपॉर्टेंट मेन रीजंस बताइए, क्या कारण थे, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ यूरोप के अलग अलग हिस्सों में और बाद में वही धीरे धीरे कंट्रीज का रूप ले लेते हैं। लोगों के अंदर नेशन स्टेट की फीलिंग आती है, राष्ट्रवाद की फीलिंग आती है। क्या रीजन था, ये आपका यहां से टॉपिक बनता है। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रोल रहा, जो फ्रांस की क्रांति थी उसका क्या रोल रहा यूरोप में नेशनलिज्म के लिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके रोल के बारे में यहाँ से पूछा जाता है। या तो ये आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा या वेरी शॉर्ट में। ये दोनों टॉपिक शॉर्ट, वेरी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली, और जो मैंने यहाँ से क्वेश्चन बोला कि यूरोप कि क्या क्या वजह रही कि यूरोप में नेशनलिज्म आया, क्या ऐसी कंडीशन थी कि लोग एक साथ हुए, क्या ऐसी वजह थी कि यूरोप में अलग अलग देश यानी अलग अलग कंट्रीज के एरिया बने, क्या रीजन था। ये इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कल के पेपर में। बात करती हूँ पिक्चर बेस की। बेटा, एक पिक्चर बेस क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, एक पिक्चर बेस आता है एमसीक्यू की फॉर्म में। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि पिक्चर दे दी गई है और उसी से केस स्टडी बना दी गई। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अपनी एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक से पिक्चर्स को जरूर देख के जाए और पिक्चर भी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है। वहां पर जो भी पिक्चर दी है वो या तो एमसीक्यू में आपको 1 मार्क्स में आएगी या उससे केस स्टडी भी बन सकता है। तो पिक्चर को आइडेंटिफाई करें, पिक्चर को समझे कि पिक्चर किससे रिलेटेड है और उसके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। तो मेरी साइड से नेशनलिज्म यूरोप में इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन रीजंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट्स रोल, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 101% आपको यहाँ से एक लॉन्ग देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग आएंगे 2 हिस्ट्री में, ऑप्शनल होंगे। चैप्टर ही हम पे बहुत लिमिटेड है, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी किससे आपका लॉन्ग आने वाला है। तो प्लीज देखिएगा, आगे कंटिन्यू रहिएगा। नेशनलिज्म इन इंडिया, अब हमने यूरोप की बात करी तो डेफिनेटली अब इंडिया की करेंगे, इंडियन हिस्ट्री भी तो पढ़नी है हमें इसमें। तो वर्ल्ड की बात थी, यूरोप। अब आइए अपने भारत के बारे में पढ़ते हैं।
तो भारत में राष्ट्रीयता की भावना कैसे स्टार्ट हुई, कब हुई? तो जो इस बुक के इवेंट है वो 1915 के बाद स्टार्ट है, यानी कि जब गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने भारत में एंट्री करी। भारत वो आए साउथ अफ्रीका से, उनके आने से लेकर अब तक भारत के इंडिपेंडेंस तक के जितने भी इवेंट है बेटा, जितने भी इवेंट, उन इवेंट की एक सीरीज जरूर बनाए। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एक लाइन जरूर बनाए। मैंने बच्चों को क्लास में भी कई बार बताया कि ये टाइम लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि गांधी जी के ये इवेंट वैसे भी इन जनरल बच्चे को पता होना चाहिए कि गांधी जी कब भारत आए, उन्होंने कब, किस ईयर में कौन सा मूवमेंट किया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्हीं टॉपिक से, यानी कि यही वो चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा मैप के क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली मैप आपका इसी चैप्टर से आता है, बाकी किसी चैप्टर से कोई भी मैप पॉइंट नहीं आता। आप अपना सीबीएसई का सिलेबस देखिए, वहां पे जितने भी मैप पॉइंट है वो सब इस चैप्टर से। इसका मतलब अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से करा तो आपके यहाँ पर 2 मार्क्स का तो मैप कवर हो रहा है, 5 नंबर का लॉन्ग, क्योंकि ऑप्शनल में आएगा और करके, तो इस चैप्टर से भी लॉन्ग आपको जरूर आएगा। हो सकता है या वो ये 2 चैप्टर हो और एक और चैप्टर है जिससे लॉन्ग आने के चांसेस है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। यानी कि इन 2 चैप्टर से नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके लॉन्ग के लिए, और मैथ के लिए तो सिर्फ एक यही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा। गांधी जी के मूवमेंट को एक बार सीरीज में लिख दीजिए और याद कर लीजिए, ताकि ये आपको कल जब एमसीक्यू में, मैप में या लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हो। देन उसके बाद गांधी जी के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछ लेते हैं कि गांधी जी के जो अपना मूवमेंट रहे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 उन्होंने क्या चीजें यूज करी, जिनका नाम था नॉन वायलेंस और सत्याग्रह। गांधी जी अहिंसा के पथ पर चलाने की बात करते थे कि लोगों को अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, हमेशा सत्य के रास्ते को अपनाना चाहिए, चाहे जीत थोड़ा लेट मिले, लेकिन इन दोनों चीजों को ही फॉलो करना चाहिए। सही तरीका गांधी जी ने बताया और इन दोनों को फॉलो करते हुए गांधी जी ने भारत देश को आजाद कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। तो गांधी जी के इवेंट नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, एक वर्ड मतलब एमसीक्यू में आ सकता है या वेरी शॉर्ट में, तो उसको इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए। देन गांधी जी की मैंने आपको क्या कहा, मूवमेंट आने, नॉन कॉर्पोरेशन गांधी जी का मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी का मूवमेंट। अब देखिए बेटा इन टॉपिक को कैसे करें। देखिए गांधी जी के बहुत सारे इवेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी कि अगर गांधी जी से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है बेटा, प्लीज कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी मत होना। गांधी जी के मूवमेंट्स में 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आप कहीं भी किसी भी मूवमेंट में फिट कर देना, वो फिट हो जाएंगे। जैसे कि बेटा नॉन कॉर्पोरेशन और क्विट इंडिया की मैं यहां पे बात कर रही हूं एग्जाम्पल देकर। गांधी जी के मूवमेंट की कुछ खास बातों में उनके साथ सबसे ज्यादा अच्छी बात यह रही कि उन्होंने वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कराया मूवमेंट में। लोअर कैटेगरी के जो लोग थे, लो कास्ट के जो लोग, क्लास के लोग थे, वो किसी क्लास या कास्ट को नहीं देखते थे। हर क्लास के लोग उनके साथ मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, यूथ ने पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने लोगों को कलेक्ट करके एक होने की फीलिंग दी। उन्होंने लोगों को बताया कि अगर हम ही आपस में भेदभाव करेंगे और अगर हम ग्रास रूट यानी कि ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करेंगे तो हमें आजादी नहीं मिलेगी। गांधी जी के सभी मूवमेंट को मास मूवमेंट का एक टैग आप दे सकते हैं, और क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बताइए क्या क्विट इंडिया मूवमेंट एक मास मूवमेंट है? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मास मूवमेंट, मास मतलब था भीड़। गांधी जी के मूवमेंट में यही सबसे अलग चीज थी। जो मूवमेंट तो गांधी जी यानी कि 1915 की बात हो रही है, तो क्या 1915 से पहले भारत की आजादी के लिए काम नहीं हो रहे थे? ये तो 19 सेंचुरी से पहले से स्टार्ट थे मूवमेंट, जब से ब्रिटिशर्स भारत में, बट सक्सेस नहीं मिली। क्या रीजन था? मेन रीजन यही था कि और लोगों के साथ मास मूवमेंट नहीं था। मास यानी कि भीड़ नहीं थी, लोग नहीं थे। बट गांधी जी ने सबसे पहला काम क्या करा, वो पहले ग्राउंड लेवल पर उतरे, लोगों के साथ मिले। जिन महिलाओं को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, उन महिलाओं को अपने साथ मूवमेंट में मिलाया। लो क्लास के लोगों को मिलाया, हर जाति धर्म के लोग गांधी जी के साथ थे, ना कि सिर्फ पढ़े लिखे उच्च वर्ग के, हर वर्ग के लोगों को गांधी जी ने अपने साथ मिलाया और इस मूवमेंट को इतना बढ़ाया कि वो सिर्फ उत्तर भारत नहीं, दक्षिण भारत, ईस्ट वेस्ट, भारत के हर एक कोने तक गांधी जी का मूवमेंट गया और लोग उसमें जुड़ते चले गए। ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं बेटा जो हर एक
जो भी आपसे टॉपिक पूछा जाए गांधी जी से रिलेटेड, वहां पे आप इसको फिट कर दीजिएगा, क्योंकि ये कॉमन है। गांधी जी के सभी मूवमेंट में ये चीजें कॉमन है, आप इनको जरूर फिल कीजिएगा और एग्जाम्पल देके बताइएगा कि गांधी जी के क्वेश्चन में कि कुछ यूनिकनेस जरूर दीजिए कि गांधी जी ने औरों से हटकर क्या काम किया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इंडिपेंडेंस मूवमेंट तो बहुत पहले से चल रहा था, नेशनलिस्ट मूवमेंट तो बहुत पहले से चल रहा था, तो गांधी जी ऐसा क्या अनोखा कर रहे थे, ऐसा क्या अलग कर रहे थे कि भीड़ उनके साथ थी, लोग उनके साथ थे, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया, लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, क्यों लोग गांधी जी के साथ इतना जुड़ गए? क्या पीजेंट, क्या आपके बड़े बड़े जमींदार, लोकल से लेके बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पदों तक के लोगों ने अपने पद छोड़ दिए और वो गांधी जी के साथ हो गए। कोई भेदभाव नहीं था कि कोई साउथ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, सब गांधी जी के साथ हो गए। ऐसा क्या गांधी जी ने किया, उनके बारे में आप यहाँ पर जरूर आंसर में लिखें, अगर लॉन्ग क्वेश्चन गांधी जी से आता है तो। मैंने बताया 5 नंबर का आएगा, 6 और 7 पॉइंट आपको लिखने हैं। कोई भी बच्चा 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट नहीं लिखेगा, 6 या 7 पॉइंट लिखेगा। किसी बच्चे को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मेरे 5 के 5 पॉइंट सही है, तब भी वो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख कर आए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरे 1-2 पॉइंट में कंफ्यूजन है, मुझे नहीं लगता ये सही हो, तो प्लीज वो 7 पॉइंट लिख कर आए, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा जरूर लिखे, ताकि अगर कोई गलत भी हो तो उसका अगला चेक हो जाए, उसको मार्क्स मिल जाए। प्लीज बच्चों इस चीज को फॉलो जरूर करें। नेक्स्ट पे आइएगा बेटा, नॉन कॉर्पोरेशन हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, देन उसके बाद गांधी जी के कुछ मूवमेंट में जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, इस तरह के मूवमेंट्स पे आपको देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे इंसिडेंट है जिसमें गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा और ये आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे। इस तरह के टॉपिक एमसीक्यू में आते हैं या मैप में आते हैं, तो इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन जो बनने के चांसेस है वो गांधी जी के मूवमेंट से ही बन सकता है, या गांधी जी का रोल कि कैसे उन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में पैदा करी, या गांधी जी के मूवमेंट थे जो मास मूवमेंट क्यों कहलाए। इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि मैथ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से मैच द फॉलोइंग या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए गांधी जी के इवेंट आ जाते हैं। अगर एक कोई बच्चा इवेंट को अच्छे से कर जाएगा तो उसके एमसीक्यू, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मैथ और एमसीक्यू के क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाते हैं। तो प्लीज इसको एक बार जरूर से याद करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इस चैप्टर में बेटा सारे टॉपिक नहीं है सिलेबस में, सिर्फ स्टार्टिंग का एक टॉपिक है, वो भी बहुत छोटा, कि कैसे जो ग्लोबल वर्ल्ड है यानी कि जो पूरा दुनिया, पूरा विश्व है, वो आपस में कैसे कनेक्ट हो रहा, कैसे बन रहा है, नए तरीके की दुनिया कैसे स्टार्ट हुई है, वो यहाँ पर इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई। बट ये चैप्टर में पूरा नहीं था सिलेबस में, हमें सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना था। उसी टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ से लॉन्ग आने का चांसेस ना के बराबर है, तो यहाँ से आप वेरी शॉर्ट या एमसीक्यू देखोगे। लाइक सिल्क रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी रेशम मार्ग, जो रेशम का मार्ग था वो कब बना, कैसे उसका यूटिलाइज हुआ, रेशम के मार्ग ने दुनिया को कैसे कनेक्ट किया, कैसे यहाँ पर बिजनेस होने की स्टार्टिंग हुई, सिल्क रूट के इंपॉर्टेंस। देन उसके बाद फूड, जब लोगों ने यात्रा स्टार्ट करी, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने लगे, तो लोग ही मूवमेंट नहीं करते थे, लोगों के साथ उनका फूड भी ट्रैवल करता था। फॉर एग्जांपल आज आप सब अगर बिरयानी खाते हैं या कोई स्पेशल रेसिपी आप देखेंगे तो वो इंडिया की नहीं है बेटा, वो बाहर से जो फॉरेनर भारत में आए, उन्होंने मूवमेंट किया, ट्रैवलर्स आए, ब्रिटिशर्स आए या अरब लोग जो भारत में आए, वो अपने साथ अपना फूड लेकर आए, अपनी सब्जियां, अपने बहुत सारे अनाज को हमारे पास लेकर। और आज भारत क्या है, मिक्स कल्चर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम दूसरे देशों के भी फूड को इनटेक कर रहे हैं। डिजीज, अब जब लोग मूवमेंट करते तो बीमारी भी आती है। कोरोना कहाँ हुआ था, शुरुआत कहाँ हुई और फैला कहाँ, पूरी दुनिया में। तो डिजीज उस टाइम में भी यही था कि जब बीमारियां थी वो एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रैवल कर रही थी। तो इस टॉपिक से, फूड ट्रैवल डिजीज वाले टॉपिक से बेटा एमसीक्यू आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर कोई स्पेशल वर्ड फूड का नाम होगा या स्पेशल डिजीज का नाम होगा, बल्कि वो लिखा हुआ भी अलग लैंग्वेज, अलग तरह के वर्ड में होगा। प्लीज उसको अंडरलाइन कर दीजिए, वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वही एमसीक्यू में आता है, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट चैप्टर बेटा, जल्दी से आइए नेक्स्ट पे। सॉरी मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, मुझे पता है कल एग्जाम है और बच्चे नहीं चाहते कि कोई भी अभी स्लो मोशन में पढ़ाई हो। मुझे भी पता है कि एग्जाम से पहले का एक टाइम पीरियड कैसा होता है, सभी को बहुत जल्दी होती है कि जल्दी से टीचर हमें बताए इंपॉर्टेंट चीज़ें, और वो टू द पॉइंट ही पढ़ना चाहेगा क्योंकि पेपर से पहले डीपली कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा। इसीलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बता रही जिससे आप कंफ्यूज हो। इस टॉपिक में से, हिस्ट्री के इन टॉपिक्स में से चैप्टर वाइज जो मैंने आपको बताया बेटा, इनमें से आप प्लीज वही प्रिपेयर करें जो आपके ऑलरेडी
प्रिपेयर्ड है, लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपको आते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो उसे क्लियर कीजिएगा। आज के दिन कुछ भी नया ना पढ़े, क्योंकि कल एग्जाम है। नया पढ़ने का मतलब है कि आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी चीजें आपने पढ़ी हुई है सोशल साइंस में, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करें, उन्हीं पे अपनी इतनी अच्छी कमांड बना लें कि आप उनके आंसर बेहतरीन करें, क्योंकि आपको बहुत अच्छे खासे ऑप्शन मिलते हैं और करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप वो तो एटलीस्ट कर ही लेना अच्छे से जो आपने पढ़े हैं। तो क्यों कुछ नया पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करना, तो नया कुछ भी ना पढ़े। एंड लास्ट चैप्टर बेटा प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड है। प्रिंट कल्चर यानी कि जब प्रिंटिंग का टाइम आया, यानी कि चीजें प्रिंट होने लगी, ये क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे कैसे कैसे चेंजेस आ रहा है वही हम पूरा पढ़ रहे सीरीज में, कि यूरोप के डेवलपमेंट के बाद इंडिया का डेवलपमेंट, देन उसके बाद वर्ल्ड का ग्लोबली लेवल पर बनना नए तरीके से, मॉडर्न तरीके से, फिर आया हमारा प्रिंटिंग कल्चर, यानी कि जब पेपर प्रिंट होना स्टार्ट होता है। अब देखिए बेटा इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो कहने को तो चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहा है, यानी कि मिडिवल से मॉडर्न की तरफ, यानी कि ये क्या है, ये 19th सेंचुरी में पूरी दुनिया में जो बदलाव आया, पूरी दुनिया के जो चीजों में बदलाव आया, उसका मेन कारण इस चैप्टर के अंदर ही छुपा है, वो है आपका प्रिंटिंग कल्चर। यानी कि आज आप कोई बुक, सैंपल पेपर, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, जो भी चीजें आप देखते हैं प्रिंटिंग में, अगर वो चीजें प्रिंट ना की गई होती आज से कई हजार साल पहले, तो क्या आपके पास कोई कंटेंट होता? नहीं होता। तो प्रिंटिंग कल्चर ने पूरी जो दुनिया थी उसको बदल के रख दिया, यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे पास थे लेकिन सिलेक्ट नहीं थे, कलेक्ट नहीं थे, उनको सिलेक्ट और कलेक्ट किया गया जब प्रिंटिंग मशीन आई। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, एक तो प्रिंटिंग बुक्स, कौन सी बुक पहली बार प्रिंट हुई, कब हुई, कहाँ हुई, और कहाँ पर पहली बार प्रिंटिंग का काम किया गया, इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। एंड प्रिंटिंग वर्ल्ड ने, यानी प्रिंटिंग कल्चर ने वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस करे, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। और लास्ट क्वेश्चन ये कि जो वुमेन था, महिलाएं थी, उनका क्या रोल रहा, वुमेन्स ने कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट किया, और दुनिया में जो मॉडर्नाइजेशन होता है 19th सेंचुरी में, उसमें क्या क्या रोल प्रिंटिंग का रहा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब यहीं से कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, प्लीज बच्चों, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्या होता है, जब लिखने लगता है ना तो स्पेलिंग ऐसा लगता है आती ही नहीं, लगता है आप लोगों को ज्यादा आता है, हमें तो कुछ भी नहीं आता, स्पेलिंग गलत हो जाती है। तो प्लीज डोंट माइंड मत कीजिएगा, टीचर भी गलतियां कर सकता है क्योंकि वो भी इंसान है। तो कुछ भी छोटी मोटी गलती हो तो उसके लिए माफी चाहूंगी, कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अच्छा कर पाऊँ और आप तक कुछ अच्छी चीजें पहुंचा पाऊँ, फिर भी छोटी मोटी गलती हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कुछ भी कमियां हो तो प्लीज बताएं, मैं आगे से उस पर ध्यान रखूंगी। मेरे साथ सोशल साइंस के बाद हिंदी के लिए भी बने रहिएगा, जितना कुछ मुझे हिंदी में आता है मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगी, इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगी, और नाइट में मैं आपके साथ पूरा सोशल साइंस एक बार क्विक रिवीजन लूंगी। तो प्लीज लाइव आइएगा, डिस्कस कीजिएगा, और जितने से ज्यादा से ज्यादा हो सके इस लिंक को लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। बहुत सारे चैनलों पे पढ़ाई की जा रही है, सभी पढ़ा रहे हैं, सभी अपने से बेस्ट करते हैं, टीचर हमेशा बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन मैं भी एक टीचर हूं तो मुझे लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए, तो मैं भी वो कर रही हूँ। मुझे पता है मैं इतनी बेस्ट नहीं हूँ, नहीं हो भी नहीं सकती, लोग बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं इस तरह से, मैं पहली बार लाइफ में इस तरह से पढ़ा रही हूँ। आज तक स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, फिजिकल पढ़ाई है, पहली बार इस तरह से पढ़ा रही हूँ। सच बताऊं तो घबराहट थी, पहले दिन नहीं बोल पा रही थी, नहीं कुछ कर पा रही थी, आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। 3-4 ही क्लास ली है मैंने, बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बहुत जल्द मैं अपना एक एजुकेशन चैनल बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं हर दिन आपके साथ कुछ ना कुछ नया जरूर शेयर करूंगी, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, साथ ही साथ और भी कुछ जर्नल चीजें, मैं अपने नॉलेजेबल चीजें, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें मैं अपने चैनल पे शेयर करूंगी। उम्मीद करूंगी कि आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को हेल्प करेंगे आगे बढ़ाने में। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मेरे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज वीडियो चाहे जल्दी जल्दी देखिए, चाहे धीरे धीरे, आपकी चॉइस है। मेरी तरफ से सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। टिप्स में मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मिस मत कीजिएगा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। केस स्टडी, लॉन्ग, हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं सैंपल पेपर से करते हैं, लेकिन सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से बने होते हैं। एनसीईआरटी में स्टफ लिमिटेड होता है, इसलिए हमें सैंपल पेपर पढ़ना होता है। हम बच्चों को भी सजेस्ट करते हैं कि सैंपल पेपर पढ़े, लेकिन कंटेंट सिर्फ एनसीईआरटी का होता है। इसलिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में कोई आपको एमसीक्यू दिखे, कोई स्पेशल वर्ड दिखे, या आपको वहां पर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन वाई
और हाउ में दिखे तो प्लीज उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। ये मेरी तरफ से टिप्स है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, चाहे वो डायरेक्ट आए चाहे वो इनडायरेक्ट। और मैक्सिमम ध्यान रखिए, सोशल साइंस तो अपने आप में ही सामाजिक विज्ञान है बेटा, यानी कि इसमें न्यू न्यू रिसर्च भी हो रही है, नई नई चीजें भी ऐड हो रही हैं, और साथ में ये सामाजिक है, यानी कि कोई भी समाज का बदलाव, कोई भी चीज नई नई समाज में ऐड होना, समाज के लिए क्या अच्छा क्या बुरा, क्या चीजें होती आ रही है, क्या अभी हो रही है, क्या उसका इम्पैक्ट है, यही तो मेन क्वेश्चन होते हैं। सोशल साइंस में कुछ भी रटने का नहीं है, समझने का। अगर चैप्टर की समरी बच्चे को पता है, मीनिंग पता है, वर्ड्स पता है, तो उसके लिए ये कोई भी टफ चीज नहीं है। हमारे टाइम पे सोशल साइंस बहुत हार्ड होती थी क्योंकि हमें इतना डेप्थ में नहीं बताया जाता था। आज आपको सब कुछ डेप्थ में पता है, तो प्लीज इन चैप्टर की एक बार समरी जरूर पढ़िएगा। जो भी टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किए इनको जरूर से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताई वो जरूर से देखिएगा। मेरी तरफ से हिस्ट्री आपकी कंप्लीट है। लाइव क्लास नाइट में आपके साथ लूंगी, 9 बजे आप लोग सभी मेरे साथ लाइव बने रहिएगा, क्योंकि कल है एग्जाम और मैं नहीं चाहती कोई भी बच्चा लेट सोए। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना सबसे इंपॉर्टेंट काम है एग्जाम टाइम में, क्योंकि आप जब माइंड से हेल्दी रहेंगे तभी आप पेपर अच्छा कर पाएंगे। तो 9 बजे लाइव बने रहिएगा मेरे साथ। लिंक आप सभी के पास होगा, उत्तराखंडी नेहा पहाड़ी के नाम से मेरा चैनल है, इसको एक बार जरूर देखिए और औरों के पास भी अपना ये लिंक जरूर पहुंचाएं मेरे चैनल का। कुछ भी गलती हो उसके लिए फिर से माफी चाहूंगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। बाय बाय बच्चों।